पहला पे आओ। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ सब लोग निकालो कॉपी पेन। कि भारतीय संगीत का जनक कहते हैं किसे? सामवेद को। अब डिटेल सुनो। चलो भाई लिखो। भारतीय संगीत का जनक कौन हो गया? सामवेद। अब आपको ये बताना है कि जो 4 वेद हैं हमारे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, इनके बारे में थोड़ी डिटेल समझ लो। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में ऋचाएं लिखी हैं। ऋचा को बोलते हैं श्लोक। ये श्लोकों का संकलन है। ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्ति का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्ति का वर्णन मिलता है और जिसमें जाति व्यवस्था का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। क्या नाम है? ऐतरेय ब्राह्मण। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो उपवेद इसका है आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक भाई, याद रहेगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का वर्णन है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय ब्राह्मण है और इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। ठीक, सबसे प्राचीनतम वेद है। पॉइंट नंबर का दूसरा तुमसे पूछा जाए कि जो सामवेद की बात थी, सामवेद को क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। ठीक भाई। और सामवेद में क्या है? वंदना, उपासना, इन सब का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताने हैं कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम जैमिनी। जैमिनी है। अगला, इसका उपवेद कौन सा है? बिल्कुल सही है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। तीसरा आ जाओ, हम अथर्ववेद ले लें। अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम, ब्राह्मण कह रहे, गोपथ। और इसका उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। कौन सा है? शिल्पवेद। आगे अगला बताओ। चौथा बचा हुआ है कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में एक बात समझ लो, एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद हो गया। अगला आपको बताना है इसके ब्राह्मण का नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण है। और इसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। ठीक भाई, क्लियर है भाई? कुछ समझ में आएगो? तो भारतीय संगीत का जनक हो गया आपका सामवेद। ऋग्वेद जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय ब्राह्मण। उपवेद हो गया आयुर्वेद। सामवेद के ब्राह्मण का नाम जैमिनीय ब्राह्मण। उपवेद हो गया गंधर्व वेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ ब्राह्मण और इसका वो हो गया उपवेद शिल्पवेद। इसके बाद यजुर्वेद गद्य और पद्य में है। इसके ब्राह्मण का नाम शतपथ ब्राह्मण है और इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। क्लियर? नोट करियो, नोट करना चाहो कर लो, वरना आगे बढ़ाए। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर पहले अब दूसरा बताओ। कि कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में कौन से अधिवेशन में हुआ था? कौन सा? सूरत अधिवेशन। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा हो जाए। कांग्रेस का विभाजन हो गया किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस। आगे और सुन लो, रास बिहारी बोस ने, हाँ ऐसे समझ लो, इन एक दूसरे की सूरत पसंद नहीं थी, एक दूसरे की बात रास नहीं आई, तो उनने कि हम पास पास बैठे ने, हमें अलग अलग कर दो। हाँ, साथ साथ थे, अलग अलग हुई गए, बात रास नहीं आई, सूरत नहीं पसंद है। लोग नहीं कि हमारे तुम्हारी सूरत से नफरत है, तो तेरी सूरत देख लें तो कुड़न हुई यार। हाँ, अब आगे सुनो। बाद में क्या हुआ? 1916 में, सुनते रहना, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। ठीक, लखनऊ में। और लखनऊ जब अधिवेशन होता है तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार। बड़े चरण छुअत हैं, मजदूरी करत के भैया एक हुई जाओ। तो अंबिका चरण मजूमदार क्या करते हैं? मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल अलग हुआ था 1907 में,
वो 1916 में फिर एक हो जाता है। सेकेंड बात और याद रखना, साथ में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी होता है। क्या बात और याद रखी, लखनऊ अधिवेशन की बात है। कांग्रेस का किसके साथ समझौता? मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? अलग कब हुए? 1907 में सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी बोस। इकट्ठे कब हुए गए? 9 साल बाद। 9 साल को मतलब 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार। याद है? हटाएं और तसल्ली से बताए रहे हो, कैसे बताएं यार? डीपली बताएं। रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वतमाला, और उसके बाद आपको लिखा है कि आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। ऐसे पर्वत होते हैं जिनमें चट्टानों में क्या होता है? घुमाव आता रहता है, इससे इनकी ऊंचाई भी बढ़ती है। अब इन पर्वतों के बारे में समझ लो। बलित पर्वत है जी, ठीक भैया। कौन से पर्वत है? बलित पर्वत है या मोड़दार पर्वत है? इसकी एक ट्रिक और याद रखियो। अगर तुमसे पूछा जाए कि बलित पर्वत कौन कौन से हैं, तो ट्रिक है URA हिमालय। URA हिमालय, ठीक। यू से कौन सा पर्वत हो गया? यूराल। आ से कौन सा पर्वत? आल्पस। रा से रॉकी। ए से एंडीज, और हिमालय से तो हिमालय है। ए से एटलस भी कह सकत है। एंडीज पर्वतमाला भी है और एटलस पर्वतमाला भी है। क्लियर है भैया? URA हिमालय। यू से कौन सा पर्वत? यूराल। आ से आल्पस। रा से रॉकी। ए से एंडीज, और इस ए से एटलस, और हिमालय से हिमालय। क्लियर है? ये कैसे पर्वत है? बलित या मोड़दार। अब आगे की कहानी सुनो, इसमें और बताएं। अब आपको ये बताना कि ये सारे मोड़दार पर्वत हैं, तो सबसे पहले हमने बोला था कौन सा पर्वत? यू से कौन सा पर्वत था? यूराल। ये बताओ यूराल पर्वत किसके किसके बीच में स्थित है? यूराल पर्वत किसके किसके? एशिया और यूरोप को अलग करता है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। ध्यान सुनते रहना। एशिया को किससे अलग करता है? यूरोप से अलग करता है। यहाँ पर दो पर्वत है, यूराल और काकेकस, लेकिन काकेकस पर्वत नहीं है, यूराल पर्वत है। UR। आज से हमने अगला पर्वत कौन सा बोला? आल्पस। सुनते रहो भैया। आल्पस पर्वत की पहले स्थिति बताओ। मध्य यूरोप। यूरोप नहीं, यूरोप तो बहुत बड़ा है। कहां पर? मध्य यूरोप में स्थित है। और मध्य यूरोप में कितने देशों में? कई देशों में है। हम बताएं कौन कौन से। देखो, एक तो आपका हो गया फ्रांस। फ्रांस के बाद इटली, शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं। इटली के बाद हो गया जर्मनी। जर्मनी के बाद हो गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद हो गया स्विट्जरलैंड। ठीक, इन सभी में कौन सा पर्वत है? ये आल्पस पर्वत फैला हुआ है। क्लियर है? अब एक बात और समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए कि आल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किसमें है, तो ऑस्ट्रिया में है। सीमा के बीच में है, ऑस्ट्रिया में है। और आल्पस पर्वत के ऊपर ही नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आल्पस सही नहीं, इसको पार किया था। UR। अब अगला पर्वत आएगा रॉकी। रॉकी पर्वत कहाँ है? कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। अमेरिका, हाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका। फिर ए से रा से URA। ए से कौन सा पर्वत था? एंडीज। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। बहुत सही, ए दक्षिण अमेरिका में है। ठीक, अगला था एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। तो क्लियर हो गया? URA हिमालय। यू से यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है। UR। आज से आल्पस पर्वत मध्य यूरोप में स्थित है। मध्य यूरोप का मतलब ये हुआ कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में है। सर्वाधिक विस्तार ऑस्ट्रिया में है। UR। रा से रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ए से एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और ए से एटलस पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और हिमालय तो जानते हो कहाँ स्थित है? भारत है, नेपाल है। ठीक है, हटा दें। खूब समझ में आएगो? आएगो कि नहीं आएगो? बैठी बोल रही इसी बोलती नहीं कसी। चलिए अगला बताओ आप। भूकंप किस प्रकार का संचरण है? विवर्तनिक है कि आकस्मिक है कि तीव्र है कि मंद संचरण है?
विवर्तनिक नहीं कह सकते हैं। भूकंप अचानक आने वाली घटना है, और संचरण माने होता है चलना। सुनो पहले, भूकंप कैसा संचरण हुआ? आकस्मिक संचरण हुआ। अब इसके बारे में एक बात समझ लो, भूकंप के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम बता दें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जिस स्थान पर भूकंप आता है या जिस स्थान पर भूकंप की तरंगों का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। ध्यान रखना भैया, क्या? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र उस स्थान को कहा जाता है जहां पर भूकंप की तरंगों का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि भूकंप में एक तरंगे होती पी तरंगे, एक होती यस तरंगे, एक होती हैं यल तरंगे। ठीक, इन तीनों में सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी होती हैं? कौन सी? यल तरंगे। सुन लो, यल तरंगों को हम सतही तरंगे भी कह सकते हैं, धरातलीय तरंगे भी कह सकते हैं, और या यल तरंग भी कह सकते हैं। ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। अगली बात यह है कि भूकंप तरंगे जो होती हैं वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य। ठीक, अनुदैर्ध्य का मतलब जानते हो? जो सीधी रेखा में चलती हो, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक भाई, एक बात और है, भारत में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर आता है? तो सर्वाधिक भूकंप आता है हिमालय के तटीय क्षेत्रों में। इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई भूकंप आए, झटका दिल्ली में लगे लेकिन भूकंप का केंद्र रहा होगा नेपाल। झटका सौरिक में लग रहा है लेकिन वो नेपाल जो है वो समय मारे डाल रहा है। मतलब हिमालय के जो तटीय हैं उनमें आता है। विश्व में अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक भूकंप आता है प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में। कहाँ पर आता है? प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में। सुनो डिटेल्स है, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप आता है। प्रशांत महासागर के ही तट पर कौन सा देश लगा हुआ है? जापान। इसलिए जापान में झटका लगत रहा है। जापान पता नहीं ऐसे बैठे पता नहीं दाड़ दे गिर गए। ठीक, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप आता है। प्रशांत महासागर के तट में कौन सा देश स्थित है? जापान। इसी वजह से जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। सेकेंड बात और सुन लो, सुनामी आने का कारण भी भूकंप ही है। ठीक है, सुनामी आने का कारण क्या है? भूकंप है, और सुनामी शब्द ही जापान ने दिया था। भूकंप, एक बात और याद रखना, भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से नापी जाती है। रिएक्टर स्केल, अगर मान लीजिए 2.3 रिएक्टर स्केल का भूकंप है तो समझो हल्के हल्के झटका लगे हैं। 3.4 को है तो खिड़की वगैरह चटक जाए, और 9.1 को जब आता है तो अगर आप खाली जमीन में भी खड़े हो तो आपको लगेगा पृथ्वी डोल गई है, जैसे भुज में 2001 में आया था गुजरात में। हाँ, हल्की हल्की झटका इसे लगा था। वो ड्राइवर वालों हिसाब समझे, एक ड्राइवर मतलब एक बस थी रोडवेज बस, तो वह रोडवेज बस में मीटर गायब थो। अब तुम्हें भूकंप, हाँ मीटर था गायब, तो एक जो यात्री बैठा था वो बोलो कि यार ये बता तुम स्पीड कैसे नापत हो? तो जान ले तुम, भैया हमें तो बताओ कैसे जान ले तो ड्राइवर बोला देखो अच्छा, अगर केवल हम मिलें तो स्पीड 40, हम मिलें हमारे साथ सवारी हिल रही है तो स्पीड 60, हम सवारी गियर और खिड़कियां लें तो स्पीड 80, और इससे ज्यादा हिलें तो नैया पार। सवाल है, क्लियर है भैया? सर्वाधिक नुकसान कौन सी तरंगे करती हैं? यल तरंगे। इनको कौन सी तरंगे बोलते हैं? सतही या धरातलीय। भूकंप की तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी चलती हैं? सीधी रेखा में चलती। ठीक, भूकंप का प्रभाव जहां पर ज्यादा होता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है? प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र या जापान में। ठीक, और भूकंप नापा जाता है किससे? हाँ, भूकंप मापने का यंत्र पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि सिस्मोलॉजी क्या है तो भूकंप का अध्ययन, जहां लॉजी लग जाए वहां पर अध्ययन हो जाए, चाहे बायोलॉजी हो चाहे जूलॉजी हो चाहे जूतालॉजी हो। क्लियर है भैया? इस पे फिर निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? चलो भाई, कोसी नदी कहते हैं, आराम से बताओ। कोसी नदी के ऊपर और कोई डिटेल बता सकत हो? कोसी नदी के ऊपर एक्स्ट्रा बातें सुन लो। सुनो यार, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? पहली बात तो हो गई कोसी नदी। कोसी नदी का पहले उद्गम बताओ। उद्गम, उद्गम है हिमालयी नेपाली क्षेत्र। हिमालय का कौन सा क्षेत्र? हिमालय तो कई में है, इधर हिमालय तो म्यांमार की तरफ भी है।
हिमालय का है, लेकिन कौन सा? नेपाल क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताना है कि जो एक कोसी नदी है, इसके बारे में कि सर्वाधिक उथली नदी कौन सी है? उथली, गहरी होती तो बाढ़ का आती, उथली है ना, तो सीधी डायरेक्ट, मतलब ज्यादा गहराई नहीं है इसकी ना, तो इस वजह से सर्वाधिक उथली नदी पूछी जाए, उथली, तो कौन सी बताएंगे आप लोग? कोसी नदी बताएंगे। और कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? हाँ, दो तीन धाराएं हैं। कोसी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है कि यमुना की है? किसकी है? गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की। या क्वेश्चन में ज्यादा तुम्हें सब मालूम है, ठीक, तो जहां में कोई डिटेल नहीं बतानी है, इसमें चले। सुनो, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किसका बना होता है? प्लाज्मा, वसा, प्रोटीन, पानी। ठीक, हम दो प्रकार के तुम्हें संगठन बताए रहे। यहाँ पर सीधी बात यह है कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितने परसेंट पानी होता है? 65 से 70% ये होता है, सर्वाधिक हिस्सा बना होता है पानी का। आगे डिटेल और सुनो। अगर हम कार्बनिक जो तत्व हैं या कार्बनिक तत्वों के हिसाब से देखें तो आंकड़ा कुछ अलग है। अपने शरीर में 65% ऑक्सीजन होती है, ध्यान रखना सभी लोग जिन्हें नहीं मालूम। 18.5% कार्बन होता है, ये भी ध्यान रखना सभी लोग। 9.5% नाइट्रोजन होती है, ये भी ध्यान रखना सभी लोग। और 3.2%, सॉरी 9.5% है हाइड्रोजन, और 3.2% होती है नाइट्रोजन। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अगर इनके हिसाब से पूछा जाए कि कौन सा तत्व सर्वाधिक है, तो 65% हो गया आपका ऑक्सीजन, 18.5% आपके बॉडी में है कार्बन, 9.5% है आपके में हाइड्रोजन, और 3.2% है आपके में नाइट्रोजन। ठीक, और पानी कितना है? 70। अब हमारे अंदाज से प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है? 90% करीब मान लो। ठीक, और अपने शरीर में प्रोटीन कितने परसेंट है? 16 या 14 कहीं लिखी है, 14 से 16%। और बसा? ठीक, याद रहेगा भैया, ये वाला आंकड़ा याद रखना। 65% ऑक्सीजन है, 18.5% कार्बन है, इसलिए मर जाता हो तो कुल बॉडी का 18.5% राख बच जाता है, नहीं गंगा जी में सराई जाता है। हाँ, और का बाकी सब तो चले, ऑक्सीजन उड़ गई, हाइड्रोजन चला गया, नाइट्रोजन चला गया। 9.5% आपका हो गया हाइड्रोजन, और 3.2% हो गया आपका नाइट्रोजन। और का मन्ने तो आई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु का ज्ञान नहीं था? गाय के तो पालते थे वो। घोड़ा? ठीक, अरे सही है भैया, कुत्ता तो था ही। और बैल की बात करें तो कुबड़ वाला जो बैल था वो उनका सबसे पूजनीय पशु था। कौन सा बैल? कुबड़ वाला बैल इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु भी था। ठीक, कुत्ता तो था ही, गाय पालते थे, घोड़ा नहीं कह सकते हैं। घोड़ा की नहीं, साच मिले कि घोड़ा का अभी नहीं ज्ञान था। साच मिले, साच से कुछ नहीं हो सका था। अबे यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है। हाँ, कि निम्नलिखित में से, भाई बातचीत ना करो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ एक शब्द आओ है कि प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय समझ गए भारत, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल साउथ इंडिया की, ये वाला, ये है प्रायद्वीपीय भारत, जिधर अरब सागर है, बंगाल खाड़ी है, और हिंद महासागर है। इस भारत में जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब राज्य आते हैं। इनकी सबसे बड़ी नदी पूछी है, तो इनकी सबसे बड़ी नदी का नाम कौन सा है? गोदावरी। अब थोड़ा इस पर डिटेल के बात करें। गोदावरी नदी का उद्गम बताओ। अरे, गोदावरी नदी का उद्गम बताओ। नासिक की त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती रहती है, साल भर बहती रहती है, वर्ष भर।
वर्ष भर बहने वाली नदी है। सेकेंड बात है, इसका दूसरा उपमा नाम क्या है? बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा। दक्षिण की नहीं कहें, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, जहाँ की आ जाए तो कावेरी, इसको हम बूढ़ी गंगा भी कह सकत है। और साथ में दक्षिण भारत, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा हमें और बुला दो यार। अगला एक और ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है कि पोलावरम, सुनो, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसी पे बनी है पोलावरम। पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। किस नदी पर बनी है? तो गोदावरी नदी पर बनी है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम बताओ जरा। महाबलेश्वर पहाड़ी से। ठीक, अभी नर्मदा नदी बारे में बताई दी, इसका उद्गम हुआ है महाबलेश्वर पहाड़ी से। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश पर स्थित है। ठीक, और कावेरी, इस पर शिव समुद्रम परियोजना बनी हुई है। और शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कावेरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। यहां पर फिर डिटेल्स हम लोग चर्चा करें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट विंसन मोसिफ, माउंट कोसियुस्को, माउंट मैकिनले और माउंट एल्ब्रोस। चलिए, हम सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बता रहे हैं। अब तसल्ली रखो 1 मिनट। पहले एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताओ। गार्डविन ऑस्टिन, अच्छा माउंट एवरेस्ट तो ठीक है। हाँ, माउंट एवरेस्ट एक कहाँ स्थित है? नेपाल। चलो ठीक भाई। अगर आपसे हम पूछें अगला, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम? इसी की है, एंडीज पर्वतमाला की एकांक गुआ। कौन सी है? एकांक गुआ है, इसको याद रखना भाई। अगला तुम लोग बताओ, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट मैकिनले। ठीक, अगला बताओ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट कोसियुस्को है, कौन सी है? बिल्कुल सही है, माउंट कोसियुस्को। अगला आपको बताना है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। बिल्कुल सही है, शायद तंजानिया में स्थित है? तंजानिया में, सही। किलिम मंजारो, ये किस देश में है? तंजानिया में। अगला आपको बताना है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गया विंसन मेसिफ। ठीक, हम फिर एक बार रिपीट कर दे रहे, सब लोग सुन लो कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट। दक्षिण अमेरिका की हो गई एकांक गुआ। हाँ, यूरोप महाद्वीप की, अरे एक तो छूटे को भैया, यहीं लिख दे रहे। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एल्ब्रुस। कौन सी? एल्ब्रुस। चलो, यूरोप महाद्वीप की हो गई एल्ब्रुस, एशिया की हो गई माउंट एवरेस्ट, दक्षिण अमेरिका की एकांक गुआ, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी हो गई? माउंट कोसियुस्को, अफ्रीका की किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है, और अंटार्कटिका की कौन सी हो गई? विंसन, कौन सी? विंसन मोसिफ। अब इससे ज्यादा क्या डिटेल बताए? पर्याप्त है? 9 क्वेश्चन है तुम्हारे, 40-50 कर दे। डिटेल सब चर्चा करें कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर या नर्मदा। ठीक, चलो इसका उत्तर तो नर्मदा हो गया। भ्रंश घाटी का मतलब समझ गए, 2 पर्वत अलग अलग हो जाते हैं। कौन कौन से 2 पर्वत अलग हो जाते हैं? अब इसके ऊपर डिटेल सुनो। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी विंध्याचल पर्वतमाला को सतपुड़ा से अलग करती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। पहला क्वेश्चन नर्मदा नदी पर हुआ। सेकंड क्वेश्चन सुन लो, सुन लो। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा, तो भी इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्लियर? धुआंधार जलप्रपात कहाँ बना है?
धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो नर्मदा। 3 क्वेश्चन हो गए। अगला आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात, बिल्कुल सही बताए। और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है भैया। तो ये भी कहां पर हो गया, किस नदी पर हो गया? नर्मदा नदी पर हो गया। आगे सुनो, आपको अगला आपको बताना है कि कौन सी नदी सर्वाधिक सीधी बहती है? तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है जी नर्मदा, क्योंकि पहाड़ियों से बहती है, पहाड़ इतने तिरछे मिर्चे होते नहीं है, सर्वाधिक सीधी बहती है। अगला, किस नदी में सबसे कम अवसाद पाए जाते हैं? तो भी नर्मदा। ये किस नदी में सर्वाधिक अवसाद पाए जाते हैं, सबसे कम अवसाद? भाई जो पर्वतों से होकर बहेगी, पर्वतों से होकर बहेगी, जो मैदानी क्षेत्रों में बहती है उसमें अवसाद होंगे, जैसे गंगा है, यमुना है। अब जब मैदानी क्षेत्रों में कम आते हैं तो सबसे कम अवसाद है, कम अवसाद। ठीक, क्लियर है भाई। और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा और ताप्ती। एक मैंने ट्रिक बनाई थी कि समानता, ये नदियां जो हैं अरब सागर में गिरती हैं। सा से कौन सी नदी? साबरमती। मां से कौन सी नदी? माही नदी। ना से कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और ता से कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और नता का मतलब हुआ डेल्टा नहीं बनता, तो नता का मतलब नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। ठीक, ये दोनों नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं। इन तक क्लियर है क्वेश्चन? पोस्ट कर दो, 10 को अगले वीडियो बनाई दिए, फिर 10 को फिर कर दिए।